बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आगा शेख सरवर का सलाम। ईरान फिर से खुल के सामने आ गया है और इसराइल और अमेरिका के सामने डट के खड़ा हो चुका है। क्या क्या उसने हमले किए हैं, जितनी भी अमेरिकन बेसिस थी उन पे हमले किए हैं, इनकी क्या डिटेल्स है आपके सामने रखेंगे। इस मर्तबा इसराइल और अमेरिका है वो साथ इकट्ठे उन्होंने हमला किया है। ये उनका मुश्तरका हमला था जनाब ईरान के ऊपर। ये मामलात क्या हैं और यहां पर नाज़रीन इकराम एक बात मानने वाली है कि जो डफर्स डोनाल्ड ट्रंप को अमन नोबेल पीस अवार्ड के लिए नॉमिनेट कर आए थे, अमन का सफीर बोला गया था डोनाल्ड ट्रंप को, अब उनके ऊपर उनकी अक्लों पर मातम करना चाहिए कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा तौर पर जंग का आगाज कर दिया। और इस पे मौकिफ जो अख्तियार किए बड़ा मजाका के इस मौकिफ है। इसमें मौकिफ उन्होंने ये अख्तियार किया है कि हम लोग जोरी निज़ाम जो है इसका ईरान का इसको ख़त्म करना चाहते हैं। इस पे हमला किया ईरान के ऊपर। ईरान क्योंकि बात नहीं मानना था, वो इस पे आमादा था कि गाजा पर बेंजामिन नेतन्याहू जो वॉर क्रिमिनल है उसकी इन्वॉल्वमेंट है वो ख़त्म की जाए। लेकिन हमारा इसमें क्या मौकिफ था, हमें बजाय ईरान का साथ देना था, हम इस पे चुप रहे और हम जाके फिर उसके बाद चुप रहने के बाद हम जाके बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर बन गए और हमने डोनाल्ड ट्रंप को पीस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया। तो शहबाज शरीफ साहब की अक्ल पर मातम है। हम देखें, एक चीज हमने समझनी है, मतलब कि दो मुल्क थे जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को पीस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया। अब इसमें पहला जो था वो था इसराइल, जिसके साथ उन्होंने मिलकर हमला किया है और ये इसराइल की जंग में अमेरिका खुद है। इसराइल को फायदा हुआ है अमेरिका का साथ देने में, उनको नोबेल पीस अवार्ड के लिए नॉमिनेट करने के लिए। अब यहां पर आते हैं हम दूसरा मुल्क जिसने डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त नोबेल पीस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया हुआ है और वो था हमारे शहबाज शरीफ साहब की रजीम। जो रजीम इस वक्त हमारे मुल्क पे मुसल्लत है, ये हमारी नहीं है। मतलब कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों में से अगर आप सर्वे करवाएं, क्रेडिबल सर्वे करवाएं, तो 99% का ये दावा होगा कि हम अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप को पीस अवार्ड के लिए नॉमिनेट करने के लिए हम लोग इसमें रजामंद नहीं है। एटलीस्ट के कुछ नून लीग के हमारे कुछ बंदे हैं, मैंने उनसे जब बात की तो उन्होंने कहा कि हम भी इसके हक में नहीं है। ये कौन करवा रहा है, ये कल को जब इनकी हुकूमत जाएगी ना तो ये बातें आपके सामने खुलेंगी। ये आज आप डेट नोट कर लें कि आज डेट क्या है। आज डेट 28 फरवरी है, सैटरडे का दिन है। और आज नाज़रीन किराम ये डेट आपने नोट करनी है कि जब भी ये अपोजिशन में जाते हैं तो ये लोग ये बात करेंगे कि हमने तो नॉमिनेट किया ही नहीं था। ये बात आपने नोट करनी है मेरी, कि ये शहबाज शरीफ साहब कहेंगे कि जी हमने नॉमिनेट नहीं किया था, हमने जाकर अमेरिका के साथ हम आगे पीछे नहीं घूमे थे। और ये इसलिए बातें की जाती हैं ताकि अपनी सेफ सेविंग की जाए, बल्कि हकीकत जो है वो यही शहबाज शरीफ साहब थे जिन्होंने मशावरे दी और इन्होंने ही बोला कि जनाब हमने जाना है, अमेरिका के साथ रहना है, हमने अपनी कौम का भला करना है। कौम का कोई भला नहीं किया, लेकिन 11 अरब रुपए का जहाज अपनी जो लाडली थी उसको दिला दिया और वो जहाज में घूमती रहीं। ये नाज़रीन किराम इनकी कार्रवाई थी। अब नाज़रीन किराम जिन जिन लोगों ने बोर्ड ऑफ पीस की हिमायत की, जिन जिन लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप की पीस अवार्ड की हिमायत की, उन सबको कटघरे में खड़ा करके ये सवाल पूछना चाहिए कि आप लोगों ने जिस शख्स को पीस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया, इसको अमन का सफीर बोला, इसने आज क्या किया है? इसने आज जाकर हमले कर दिए ईरान के अंदर, तेहरान के अंदर। और वर्ल्ड वॉर 3 की जो है वो एक पूरी सिचुएशन बन चुकी है मिडल ईस्ट के अंदर। एक इस पूरे खित्ते के अंदर जो अमन अमान की जो सूरत हाल थी वो इस वक्त पूरी खराब हो चुकी है। जंग की सूरत हाल बन चुकी है इस वक्त। सिर्फ इस हमले से ये दो मुल्क नहीं है जिसमें अमेरिका और इसराइल तो मुश्तरका तौर पर ईरान पे हमला कर रहे हैं, लेकिन इस मिडल ईस्ट में दुबई भी आ चुका है, कतर भी आ चुका है। इस पूरे जो मिडिल ईस्ट में जितने भी ममालिक हैं, जहां जहां पे भी अमेरिकन एयर बेसिस है, वो सब जद में आ चुके हैं सिवाय छोड़ के पाकिस्तान के। पाकिस्तान इस जद में नहीं आया। वो किसकी वजह से? वो इसकी वजह से। Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases
any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. जी हाँ नाज़रीन इकराम, एक खुददार शख्स ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था। हमें अफगानिस्तान की जंग से निकाला था, हमें कहा था कि हम किसी जंग में नहीं रुकेंगे, लेकिन उसके लाख मना करने के बावजूद हम आज अफगानिस्तान से जंग करने पे आमादा हैं। डोनाल्ड ट्रंप क्या बात करता है, मैं जरा आपको वो बात बताता हूं कि मैंने आपके सामने जो यहां पर चीजें रखी हैं ना, वो आपने जरा समझनी है कि क्यों अफगानिस्तान पर हमारे से हमला करवाया गया, क्यों अफगानिस्तान यहां पर आता है, ये सारा माजरा क्या था। ये जितनी चीजें हैं ना, ये डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद सफाए हस्ती से खत्म हो जाती हैं, क्योंकि हमें पता लग गया है कि असल में अफगानिस्तान को क्यों खत्म करना है, दोबारा से अमेरिका ने वहां पर क्यों आना है। डोनाल्ड ट्रंप ये बात करते हैं, हमें अफगानिस्तान से बग्राम एयरबेस वापस चाहिए, क्योंकि यहां से हम चाइना का न्यूक्लियर प्रोग्राम मॉनिटर कर सकते हैं। ये है डोनाल्ड ट्रंप, द मैड किंग ऑफ यूनाइटेड स्टेट। ये एक पागल राजा है जो कि इस वक्त ये बात कर रहा है कि मुझे बग्राम एयरबेस सिर्फ इसलिए चाहिए, चाहे जितने लोग मारे जाएं, चाहे जितनी मर्जी जंग हो, चाहे जितने टेररिस्ट अटैक हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे बग्राम एयरबेस चाहिए क्योंकि मैं चाइना के न्यूक्लियर प्रोग्राम को मॉनिटर कर सकता हूं वहां से। ये हालात हैं इस आदमी के, और इस आदमी के पीछे लगकर हमारे जो वजीर खारजा साहब हैं जनाब इसहाक डार साहब, वो नाज़रीन किराम मैं आपको दोबारा से ये स्टेटमेंट बताऊंगा जिसमें नायब वजीर आजम इसहाक डार ने नोबल कमेटी को खत लिखा था, और इस खत में लिखा था फैसला कुन सफारती मुदाखलत है डोनाल्ड ट्रंप की और इन्हें नोबल पीस अवार्ड दिया जाए, डूब के मर जाएं आप लोग। ये वो आदमी है जिसको फर्क नहीं पड़ता कि यहां पाकिस्तान पे क्या मसला चल रहा है, अफगानिस्तान पे क्या चल रहा है। वो ये बात इस नाजुक वक्त में, जिस वक्त हम अपने फौजी हमारे शहीद हो रहे थे, हमारे भाई माओ के लगते जिगर उजड़ रहे थे, तो ये जो आदमी था द मैड किंग ऑफ यूनाइटेड स्टेट ये बात कर रहा था कि जी हमें बग्राम एयरबेस सिर्फ इसलिए चाहिए, हमें अफगानिस्तान पर हमला इसलिए करना है, हमें अफगानिस्तान को इसलिए फतह करना है कि हमें बग्राम एयरबेस चाहिए ताकि हम चाइना पर नजर लग सकें, चाइना के न्यूक्लियर पावर को मॉनिटर कर सकें। ये है इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की हालत। एक तरफ आप देखें कि अफगानिस्तान और हमारी जंग छिड़ी हुई है और हमें पहले जंग में उलझाया गया, और उसके बाद आप देखें कि ये जो इसराइल और अमेरिका था, इसने हमला कर दिया ईरान के ऊपर। मतलब कि ये बात से इनको भी पता था कि यहां पर एयरबेसिस नहीं है। ये जो मामलात हुए जो अफगानिस्तान के साथ पहले खराब करवाए गए, खराब करवाने के बाद ये जंग करवाई गई, इसराइल और अमेरिका की मुश्तरका ईरान के ऊपर जो जंग थी, इस पे जो मौक़िफ़ अख्तियार किया गया, ये मैं आपको पहले पढ़ के बताता हूं, फिर उसकी डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले नाज़रीन किराम, इसराइल और अमेरिका का ये एक मुश्तरका फ़िज़ाई हमला था जिस पे दोनों ने ये बात की है कि हमने ये साथ मिलकर ईरान पर हमला किया है। अब इस हमले में अहम फौजी और जोरी हदफ को निशाना बनाया गया जो तेहरान के अंदर मौजूद थे, और उसके बाद अमेरिकी वजीर दिफा ने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन एपेक फ्यूरी रखा, जिसका मकसद ईरानी क़यादत को गैर मुसल्लह करना था। गैर मुसल्लह मतलब कि उनसे हथियार ले लेना और उनको भी गाजा की तरह बना देना। अमन के नाम पे इन लोगों ने किस तरह से ये कार्रवाइयां की, जरा समझिए। जब इस खित्ते पर अमनो ईमान की सूरत हाल खराब हुई, ये सूरत हाल खराब होने के बाद इन लोगों ने इसी जगह पे अटैक्स किया। अटैक्स करने के बाद गाजा पे एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया। बोर्ड ऑफ पीस पे दुनिया की जो आवाज़ें उठ रही थी उनको कमज़ोर किया, और अब जो है ये ईरान पे हमला कर बैठे। और सिर्फ ये ईरान पे हमला नहीं है, आप देखें कि ये ईरान के साथ ईरान ने जो हमले किए हैं कतर पर, जो अबू दुबई पर, ये जो अमेरिकन एयर बेसिस पे उसने हमले शुरू कर दिए हैं, ये वो रुकेगा नहीं, ये रुकने वाला नहीं है। क्योंकि ये बात याद रखिएगा कि ईरान हमेशा से बहादुरी की शुजात रहा है और उसने हमेशा से रिटेलिएट किया है। वो हमारी तरह बोर्ड ऑफ पीस में नहीं गया, वो हमारी तरह जाके नोबल पीस अवार्ड का उनको नुमाइंदा नहीं बना के आया, उसने हमेशा फाइट की है। अच्छा, इस पे नाज़रीन किराम जो अमेरिकन मैड किंग है जनाब सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, उन्होंने जो है नाज़रीन किराम ये बात की है कि ये जो एपेक ऑपरेशन एपेक फ्यूरी है वो हमने सिर्फ इसलिए किया है कि हम अपनी आवाम को बचाना चाहते हैं। अल्लाह ताला कुरान में इन्हीं लोगों के लिए फरमाते हैं कि जब आप इन्हें ये कहोगे कि तुम ज़मीन में फसाद ना फैलाओ, तो वो आप लोगों को बोलेंगे हम तो अमन की बात कर रहे हैं, हम तो अमन चाहते हैं।
اللہ قرآن میں جو فرما دیتا ہے وہ آخری پتھر پہ لکیر ہے. تو آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ کیا کیا باتیں ہمارے سامنے سچ ہو رہی ہیں. ان سب معاملے پر ایران کا کیا موقف آیا جو کہ بڑا اہم ہے. ایرانی سرکاری ذرائع نے بتایا کہ حملے میں ملک کے متعدد فوجی ٹھکانوں اور دفاعی تنصیبات کے علاوہ شہری ڈھانچوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے, جو کہ عموماً طور پر اگر اسرائیل آپ کے حملہ کر رہا ہے آپ کے اوپر تو یہ وار کرمنل آپ کی جو شہری ہے ان کو بھی مارے گا, کیونکہ یہ ایک ذہنی مریض ہے. یہ جو بنجامن نیتن یاہو ہے یہ ایک مینٹلی ڈسیبل آدمی ہے, اور اس وقت اس آدمی نے جتنے لوگوں کو مارا ہے یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں, کتنے لوگوں کو اس نے قتل عام کا نشانہ بنایا ہے. یہ جو اس وقت دجال ہے ہمارے سامنے بنجامن نیتن یاہو, جس نے معصوم بچوں تک کو نہیں چھوڑا, اور اب یہ ایران کی جو شہری ہیں ان پر حملے کرتا ہے. حکومت نے اعلان کیا کہ اس نے اسرائیل اور امریکہ کے تنصیبات کو براہ راست نشانہ بنایا ہے. تہران نے اپنے پڑوسی عرب ریاستوں اور اسرائیل کی جانب میزائل داغے اور کئی مقامات پر دھماکے ہوئے. ایران نے پھر فوری طور پر حملے کیے اور براہ راست ان کو نشانہ بنایا, اور اس پہ اسرائیل بھی شامل تھا, امریکہ بھی شامل تھا. امریکہ کے جتنی ایئر بیسز تھی, جتنے گولف کنٹریز میں ایئر بیسز تھیں, وہ سب شامل تھیں. اب ذرا بات کرتے ہیں ناظرین کرام کہ اس کا مقصد کیا ہے, مطلب کہ اسرائیل اور امریکہ کا اصل مقصد کیا ہے اس حملے کے پیچھے. یاد رہے آپ کو کہ جب رجیم چینج ہوا تھا ایران کے اندر, تو اس وقت جو اسرائیل کے جو بنجامن نیتن یاہو تھے, جو وار کرمنل ہیں, وہ جا کے دنیا کو بتاتے ہیں کیونکہ یہ اسلامک رجیم ہے, اس لیے اس رجیم کے تحت ہمیں خطرہ ہے, اپنے وجود کو خطرہ ہے کہ اسلام میں ہم دشمن مانے جاتے ہیں. یہ انہوں نے پورٹرے کیا تھا. تو اگر وہاں پر جوہری نظام آ جاتا ہے, نیوکلیر ویپن تیار ہو جاتا ہے, تو ہم تو ختم ہو جائیں گے. روئے تھے وہ وہاں جا کے, اور انہوں نے پھر بار بار جا کے یہ لوگوں کو بتایا کہ دیکھیں جی میں جو ہونا یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس پہ اتنا نیوکلیر ویپن بن چکا ہے, اتنا بن چکا ہے, 90% تیار ہو چکا ہے. لیکن بار بار ایران یہ بولتا رہا کہ بھائی ہم کوئی نیوکلیر نہیں بنا رہے. یہاں تک کہ ایک ٹیم وہاں پر گئی اور جا کے انہوں نے پورے کی پوری ریسرچ کی ایران کے اندر, اور ان کو کوئی ایک ثبوت تک نہیں ملا. یہ تمام چیزوں کے باوجود اسرائیل اس چیز کو باقاعدہ طور پر بتاتا رہا کہ ہم جو ہے, ہمیں اسرائیل سے خطرہ ہے, ہمیں ایران سے خطرہ ہے, ہمیں ایران سے خطرہ ہے, کیونکہ یہ جوہری پروگرام بنا رہا ہے, ہمارے بچوں کو خطرہ ہے, ہمارے ماں باپ کو خطرہ ہے. اور پھر انہوں نے یہ چورن بیچنا شروع کیا کہ صرف ہمیں نہیں بلکہ پورے امریکہ کو خطرہ ہے. لیکن اس کے پیچھے یہ مقصد نہیں ہے, اس کے پیچھے مقصد ہے گریٹر اسرائیل کا. گریٹر اسرائیل کو بنانے میں اسرائیل 90% کامیاب ہو چکا ہے. 10% جو رہ چکا ہے وہ صرف ایران کے لیے رہ چکا ہے. یاد رہے گریٹر اسرائیل کا میپ آپ کے سامنے دکھ رہا ہوگا. یہ گریٹر اسرائیل کا میپ ہے جس میں ایران بھی ہے, قطر بھی ہے, کچھ وسطی ایشیا کا حصہ بھی شامل ہے. اس تمام ٹارگٹ کو اس کو اویل کرنے کے لیے ایران کو فتح کرنا بڑا ضروری ہے, اور جب تک ایران فتح نہیں ہوتا جب تک اس کا یہ خواب پورا نہیں ہوگا. یاد رہے کہ قطر میں, یو اے ای میں, ہر جگہ جہاں پر اس وقت سعودی بستے ہیں, وہاں پر تمام جگہوں پر امریکن ایئر بیسز ہیں. جب چاہے جیسے چاہے وہ اسرائیل کی ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں, جس طرح بورڈ آف پیس میں آپ نے دیکھ لیا ہے. ہاں یہ بات حقیقت ہے کہ جب تک ایران کھڑا رہے گا, ایران ان کی گلے کی ہڈی ہے. امریکہ اب اس پہ کیا بات کرتا ہے؟ دیکھیں, امریکہ کو اس وقت اسرائیل کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. ان کو اس لیے ضرورت ہے کہ امریکن رجیم میں جتنے بھی بہترین قسم کے جو اس وقت ہتھیار ہیں وہ اسرائیل کے پاس پائے جاتے ہیں, اور اس میں اپنی آرمی کو مضبوط کرنے کے لیے اس کو اسرائیل کی ضرورت ہے, اور اس پہ اسی وجہ سے وہ ساتھ دے رہا ہے. اور اس میں بیگانی شادی میں جو عبداللہ دیوانہ ہوا ہے, اس عبداللہ کا نام ہے میاں محمد شہباز شریف, جو جا کے وہاں پہ چرن بیچ رہا ہے کہ میرے پاپا کو نوبل پیس ایوارڈ دے دو, میرے پاپا جو ہیں ابھی آپ پر آئیں گے, امن کر دیں گے. تیرے پاپا نے وہاں پہ جنگ کر دی ہے, اب کوئی بیان دیں گے آپ بولیں گے کہ امن کے لیے یہ میں نے غلطی کی تھی, پوری قوم سے معافی مانگیں گے. لیکن آپ کے پاپا نے پوری دنیا کو جنگ میں دھکیل دیا ہے, اور اب آپ ایک بار آ کے اپنی قوم سے معافی مانگیں, جو اس وقت حقیقی طور پہ آپ کو کرنا چاہیے. عمران خان کیا کہتا تھا؟ عمران خان یہ بات کرتا تھا کہ ہمیں اپنی قوم کو مضبوط کرنا ہے, ہمیں اپنی قوم کو اٹھانا ہے, ہمیں اپنی قوم کو طاقتور بنانا ہے, کسی جنگ میں ہمیں نہیں کودنا. اور آج اس کو بند کیا ہوا ہے, اور ہم دنیا سے لڑتے پھر رہے ہیں. اور چورن کیا بیچا جاتا ہے کہ جی ہم تو جنگ جیتتے ہیں, ہم جنگ سے پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. اس جنگ میں گھسنے کا اگر ہم یو ایس کا ساتھ دیتے ہیں, جو کہ ہم نے اس وقت دے دیا ہے اس کو نوبل پیس ایوارڈ پہ نہ کر اور بورڈ آف پیس میں جا کر, اگر ہم اس کا ساتھ دیتے ہیں تو ہمیں کیا نقصانات ہوتے ہیں, ہمیں ذرا ماضی سے سبق لینا چاہیے.
worst thing that could happen is if there's a conflict between Iran and the US and its allies, it'll be a disaster. For us, Pakistan, it'll be a disaster. It'll be a disaster for the developing world because the oil prices will shoot up. Already we are trying to barely manage our budgets, current account situation. Suddenly everything will be offset. It'll cause poverty in the world. And God knows how long it will go on. So we in Pakistan pray that this does not happen. We have tried our best. We've already talked to Saudi Arabia, Iran, the United States. I spoke to President Trump yesterday, and I told him that this would be a disaster for us. I do not understand why countries go to resolve their differences through military conflicts. Because whenever, and this is just in our lifetime we've seen this, the moment you start a military conflict, you don't know where it is going to go. You can start a conflict, you don't know when it will finish. And then it has unintended consequences. So we have seen in front of our eyes Pakistan joining the US war on terror. And I was the one who was objecting to it. I was openly against it, and I thought Pakistan should have stayed neutral. It should not have become partisan. Because Pakistan had nothing to do with 9/11. There were no Pakistanis involved. I mean, it's 19 years the US has been stuck in Afghanistan. Can this region afford another conflict? Well, I give my point of view. I don't know. I mean, I guess President Trump would have his own advisors. But I certainly gave my point of view, and I'm really anti these military solutions. 2001 में नाज़रीन किराम इसने अफगानिस्तान में वॉर ऑफ टेरर के नाम पर हमला किया और फिर उसमें 14,000 लोग हमने अपने शहीद करवाए। 2003 पे सद्दाम हुसैन पर हमला, 2011 में नाज़रीन किराम लीबिया पर हमला और कज़ाफ़ी का इन्होंने खात्मा किया। 2014 और 15 में इन्होंने लॉन्च ऑपरेशन किया, ISS टारगेट किए, इराक और सीरिया पे हमला किया। 2015 में इन्होंने यमन पे यहूदी पे हमला किया, US इंटेलिजेंस ने फाइट्स की ईरानी एलिगेशन और यहूदी रेबल से। 2017 में इन्होंने US फायर्स जो मिसाइल इन्होंने दागे वो सीरिया एयरबेस पे दागे। इन्होंने 2018 में UK फ्रांस लॉन्च करने के बाद सीरिया और केमिकल साइट्स पे हमला किया। इन्होंने 2020 में US किलिंग ईरान जेन कासिम सुलेमान इन इराक एस्केलेट टेंशन विद ईरान। 2020 में इन्होंने नाज़रीन किराम US ने कासिम सुलेमान इन इराक में इसको कत्ल किया। 2026 में इसराइल कंडक्ट ज्वाइंट स्ट्राइक फॉर ईरान न्यूक्लियर, जो कि अब तकरीबन 2026 में 28 फरवरी में अभी जो तनाज़ा चल रहा है ये आपके सामने है। तो US ने हमेशा से ही मुसलमानों को कमज़ोर करने की साजिश की है। अब इस पे सबसे बड़ा सवाल है जिस पे ज़ुबैर खान साहब बात करते हैं, इनकी बात बड़ी ज़बरदस्त है। ये बात करते हैं कि पाकिस्तान की बेहतरीन दोस्त अमेरिका ने अपने बेहतरीन दोस्त इसराइल के साथ मिलकर ईरान के ख़िलाफ़ फ़ौजी हमले शुरू कर दिए। आगे नाज़रीन किराम हमारे जो फातिमा भुट्टो हैं वो ये बात करती हैं कि अगर वो ईरान में कामयाब हो गए तो इसराइल का अगला हदफ पाकिस्तान होगा। वो दुनिया के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है, एक सरकश दहशतगर्द रियासत। इसराइल को ये बात कर रही हैं, ये फातिमा भुट्टो हैं, मुर्तज़ा भुट्टो की बेटी हैं, साहबजादी हैं। अब ये चीज़ आप समझें कि ईरान पर हमला होना ये कोई खुशाइन बात नहीं है, ये एक रेड अलर्ट है हम सब मुसलमानों के लिए। क्या हम लोग समझ अभी तक नहीं पा रहे कि इस वक्त रजीम कर रही है? इस वक्त जितनी अमेरिकन और इसराइली रजीम है वो ये चाहती है कि पाकिस्तान, ईरान, सऊदिया, जितने जहाँ पे मुसलमान बसते हैं उनको इतना कमज़ोर कर दें कि उनके पास सिर्फ वाहिद जिहाद जो हो ना वो दिल में बुरा कहना हो। 3 हमारे पास शरायत है ना। पहला है कि हम हाथ से रोकें, नहीं रोक सकते तो मुंह से बोलें, और मुंह से भी नहीं बोल सकते तो दिल पे बुरा रखें। अब हमारे पास क्या है? मैं आपके सामने मुंह से जिहाद कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने हथियार नहीं उठा सकता, मुझे पकड़ा जाता है, मारा जाता है। मैं 17 मरतबा गिरफ्तार हुआ, अगवा हुआ, गिरफ्तारियाँ मैंने सही, इसके बाद भी अपना जिहाद, ये मुंह से बोलने वाला जिहाद मैंने कायम रखा। और आप जो मुझे देख रहे हैं ये तमाम लोग दिल में बुरा रखते हैं, लेकिन ये सबसे कमज़ोर है। हमें अब बोलना पड़ेगा, हमें बात करनी पड़ेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब पे हिदायतों के दरवाजे खोले। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।